लालपुर गांव में आमना अपनी माँ ज़ैनब के साथ रहती थी। उसके वालिद 6 माह कब्ल ही वफात पा चुके थे। अब घर में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, माँ और बेटी। दोनों एक दूसरे का सहारा थे। लेकिन कुछ दिनों से ज़ैनब की भी तबीयत नासाज रह रही थी। आमना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मालूम नहीं क्यों, मगर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। माँ, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें, अल्लाह सब ठीक करेगा। आप सो जाएं। ज़ैनब कुछ नहीं कहती और आंखें बंद कर लेती है। सुबह के 10 बजते हैं। ज़ैनब नहीं उठती और आमना जाग जाती है। माँ अभी तक नहीं उठी हैं। वो तो रोज सुबह सबसे पहले उठ जाती थी। चलो, आज सोने देती हूँ। थक गई होंगी, मैं सारा काम कर लूंगी। आमिना चुपचाप घर के सारे काम करके माँ के पास जाकर बैठती है। माँ, अब उठे ना। देखें, धूप सर पर आ गई है। मैं सब काम कर चुकी हूँ। अब चलें, थोड़ा पानी पी लें, कुछ खा लें। लेकिन ज़ैनब कोई जवाब नहीं देती। वो वफात पा चुकी थी। माँ, ये क्या हुआ? माँ उठे ना, मुझे डर लग रहा है माँ। आमना की चीख सुनकर गांव के कुछ लोग दौड़े चले आते हैं। आमना बेटी, क्या हुआ? अरे, क्यों चीख रही हो? बताओ, क्या परेशानी है? मैं कब से माँ को जगा रही हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही हैं। उनका हाथ पकड़ा तो वो नीचे गिर गया। देखिए ना, कहीं कुछ हो तो नहीं क्या? ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम पीछे हटो बेटी। हकीम ज़ैनब की नब्ज चेक करता है, आंखों में देखता है और फिर चुपचाप पीछे हट जाता है। बेटी, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तुम्हारी माँ रात में इस दुनिया को अलविदा कह गईं। अब वो कभी नहीं उठेंगी। नहीं, ऐसा मत कहो। पहले वालिद को छीन लिया और अब माँ को भी। क्या मैंने कोई गुनाह किया था जो सब मुझसे छीन लिया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? कौन है मेरा? अय अल्लाह, क्या यही देखना बाकी रह गया था? ये बच्ची इतना बड़ा दुख इतनी कम उम्र में कैसे सहेगी? अब ये किसके घर जाएगी? कौन इसका सहारा बनेगा? भाई, मेरी हालत तो तुम जानते हो। 2 बेटियां पहले से हैं, घर का खर्चा जैसे तैसे चलता है। अब और किसी को पालना मेरे बस की बात नहीं है। तुम सबको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? एक मासूम बच्ची इस तरह रो रही है और तुम लोग इसको बोझ समझ रहे हो। इसके तो अपने चचा और चची हैं, उन्हीं के पास जाएगी। कोई इसे नहीं रख सकता तो वो रखेंगे। आखिर खून का रिश्ता भी कोई चीज़ होती है। सभी गांव वाले मिलकर ज़ैनब का आखिरी रसूम अदा कर देते हैं और अगले दिन गांव का सरदार पैगाम भेजता है। अकबर को बुलाओ, उसकी भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी भतीजी अब अकेले हो गई है। ये उसी की जिम्मेदारी है। ठीक है सरदार जी, मैं अभी अकबर के घर जाकर उसे खबर देता हूँ। फिर हकीम अकबर को लेकर सभा में आता है। अकबर, अब तुम्हें आमना को अपने घर रखना होगा। उसका कोई नहीं बचा। अब वो अकेली बच्ची है और वो तुम्हारा ही खून है। अरे, मैं क्यों रखूं इसे? मेरे अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। 2 बेटे हैं, नौकरी नहीं है, ऊपर से बीमार बीवी, और अब भतीजी को भी पालूं। क्या मतलब है? इसको कोई और क्यों नहीं रखता? अरे अकबर, ये तेरा खून है, ये तेरा फर्ज है। तू अगर नहीं रखेगा तो फिर कौन रखेगा बोल? और जब अल्लाह तुझसे सवाल पूछेगा तो क्या जवाब देगा? मैं किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहता। मुझे किसी की फिक्र नहीं है। हाँ, मैं किसी को नहीं रख सकता और ना मुझे किसी से हमदर्दी है, बस। अकबर गुस्से में चला जाता है। कितना बेशर्म निकला सगा चचा, जिसने अपनी ही भतीजी को इस हालत में छोड़ दिया। अरे, वक्त सब देखता है, एक दिन उसे भी जवाब देना पड़ेगा। आमना सबकी बातें सुनती है, फिर आंसू पोंछकर आहिस्ता से बोलती है। सरदार जी, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अकेले रहूंगी और अपनी माँ की तरह मेहनत करके खुद को जिंदा रखूंगी। आप सबका शुक्रिया।
गांव वाले उसकी आंखों में एक अजीब सी हिम्मत और अज़्म देखकर चुप हो जाते हैं और आमिना उसी पुराने छोटे से घर में अकेले रहना शुरू कर देती है। उधर अकबर की बीवी फहमीदा कहती है, तुम सुबह सुबह गांव वालों के साथ कहाँ गए थे? अरे वो भाई इस दुनिया में नहीं रहे और भाभी भी हमें छोड़कर चली गईं। अरे गांव वालों ने जबरदस्ती आमना को मेरे साथ रखने को कहा, पर मैंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं रखूंगा उस लड़की को। अरे जो अपने माँ बाप को खा चुकी है, कौन जाने हम दोनों को भी ले डूबे। जी, आपने बहुत अच्छा किया। हमारे घर में पहले ही परेशानियां कम नहीं हैं, ऊपर से किसी और का बोझ उठाना हमें मंजूर नहीं है। अब सुनो, मैंने सोचा है खेत में इस बार कुछ मुख्तलिफ करना चाहिए। हाँ, और इसके लिए मुझे पैसों की जरूरत होगी। सेठ से कर्ज ले लूंगा और अच्छे बीज और खाद लाकर खेत में डालूंगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कर्ज लेना आसान होता है, लौटाना नहीं। अरे तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अकबर अगले दिन सेठ के घर जाता है। सेठ साहब, मुझे कुछ पैसे कर्ज चाहिए। इस बार मैं खेती में कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता हूँ। जैसे ही फसल तैयार होगी, मैं पूरा पैसा आपको वापस दे दूंगा। आप बस थोड़ा भरोसा रखिए। देख अकबर, मेरा सूद तुझे मालूम है, मैं कम सूद नहीं लेता, और अगर तुझे मंजूर है तो पैसे ले जा, वरना मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। हाँ ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। आप बस पैसे दे दीजिए, इस बार मैं मेहनत से एक एक पैसा चुकाऊंगा। सेठ पैसे देता है और अकबर बाजार से सबसे अच्छा बीज और खाद लेकर खेत में मेहनत से लगा देता है। दिन रात खेत में पसीना बहाता है। देखते ही देखते 5 महीने बीत जाते हैं। हमीदा, अल्लाह के करम से इस बार फसल बहुत अच्छी हो गई है। देखना, इस बार हम पूरे गांव में सबसे अमीर बन जाएंगे। बस कुछ ही दिनों में फसल कटने वाली है, फिर बहुत सारे पैसे होंगे। आपने इतनी मेहनत की है जी, अल्लाह ने देखा है और वो आपको जरूर फल देंगे। उसी रात अचानक आसमान काला पड़ने लगता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे देखिए जी, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, हवा भी बहुत जोर की चल रही है। लगता है कोई तूफान आ गया है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बारिश पूरी रात होती है। सुबह होते ही अकबर खेतों की तरफ निकलता है। अरे अब देखना है इस तूफान ने किसके खेत बर्बाद कर दिए हैं और किसका बच गया है। अल्लाह से दुआ है कि सब ठीक हो। फिर अकबर जैसे ही खेत में जाता है तो देखता है उसकी सारी फसल खराब हो चुकी है। फिर वो उदास दिल लेकर अपने घर आता है और फहमीदा से कहता है, अरे फहमीदा, मैं तो बर्बाद हो गया। सारी फसल इस तूफान और बारिश में खराब हो गई और पानी में गल गई। अब हम क्या करेंगे? सेठ अब पैसों के लिए आएगा। मैं बर्बाद हो गया हूँ, बर्बाद हो गया। तभी सेठ आ जाता है। अरे ओ अकबर, कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरे पैसों का। अरे अब तो हद हो गई। 1-2 दिन की बात होती तो समझ में आता, लेकिन अब तो महीने बीत गए और तेरा कोई अता पता नहीं। आज भी आया हूं तो खाली हाथ तो मैं जाऊंगा नहीं। सेठ जी, मेरी बात सुनिए, बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। खेत में कुछ भी नहीं बचा। मैं चाहकर भी आपके पैसे नहीं लौटा पाया, लेकिन मैं भागा नहीं हूं। मैं यहीं हूं और मैं वादा करता हूं कि आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। थोड़ा वक्त दे दीजिए। अबे अकबर, बकवास मत कर। मैंने पहले ही कहा था मुझे वक्त पर पैसे चाहिए। अब तो चाहे मरे या जिए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पैसे नहीं हैं तो मेरी जमीन लौटा दे या कुछ ऐसा कर जिससे मेरा नुकसान पूरा हो, समझे? ओ सेठ जी, सिर्फ 6 महीने दे दीजिए। मैं अपने खेत को फिर से तैयार करूंगा और इस बार जो भी होगा सब आपको दे दूंगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ सेठ जी, मेरी मजबूरी समझिए। ठीक है, 6 महीने और देता हूँ, लेकिन कान खोल कर सुन ले, इसके बाद एक भी दिन नहीं मिलेगा।
इसके बाद अगर पैसे नहीं दिए तो तेरा घर, खेत सब नीलाम कर दूंगा। सेठ चला जाता है। फहमीदा, देखो हालात कैसे हो गए हैं और सेठ ने साफ कह दिया है, अगर 6 महीने में पैसा नहीं दिया तो सब कुछ छीन लेगा। अब कुछ करना होगा वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। क्या करेंगे जी? अल्लाह भी तो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा। एक बात सोच रहा हूं फहमीदा, क्यों ना आमना को अपने घर बुला लूं। अब तो सबको यकीन हो गया है कि मैं बदल गया हूं। अगर मैं उसे अपनाकर उसे प्यार देने की बात करूं तो वो मना नहीं करेगी, और जब वो मेरे घर आ जाएगी तो मैं उसके नाम की सारी जमीन अपने नाम करवा लूंगा और उस जमीन पर भी खेती करके सारा कर्ज उतार दूंगा। आप जैसा ठीक समझे वैसा कीजिए। वैसे भी वो लड़की अकेली है और अगर हमें इससे फायदा हो सकता है तो फिर देर किस बात की। अकबर अगले दिन आमना के पास जाता है। बेटी आमना, मेरी गलती माफ कर दे बेटा। उस वक्त मैं हालात से घिरा हुआ था, मेरी सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई थी। अरे मैं समझ नहीं पाया कि मैंने तुम्हें कितना दुख दिया, लेकिन अब मेरा दिल बदल गया है बेटा। अब मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, तुझे वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो एक बच्चे को अपने माँ बाप से मिलना चाहिए। चचा, आप सच कह रहे हैं ना? मुझे तो अब किसी पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन अगर आप सच में मुझे अपनाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अकबर आमना को अपने घर ले आता है। शुरू में आमना से फहमीदा और अकबर बहुत प्यार करते हैं और अच्छे अच्छे खाने खिलाते हैं और प्यार से बात करते हैं। आमना को भी अच्छा लगने लगता है। और कुछ दिन बाद अकबर कागज लाकर उसके सामने रख देता है। बेटा आमना, अब तुम मेरे जैसी भतीजी नहीं रही, अब मैं तुझे अपनी बेटी बना रहा हूं। ये कागजात हैं, इन पर तुम अपना अंगूठा लगा दो, तब तुम मेरी गोद ली हुई बेटी बन जाएगी। चचा, आप तो कहते थे कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। अगर ये अंगूठा लगाकर मैं सच में आपकी बेटी बन जाऊंगी तो मैं बहुत खुश होंगी। मुझे अच्छा लगेगा कि अब मेरा भी कोई अपना है। फिर आमना उस कागज पर अंगूठा लगा देती है और अकबर वो कागज लेते हुए कहता है, आमना बेटी, तूने जो अंगूठा लगाया है ना, वो कोई मामूली कागज नहीं था, वो तेरे घर और जमीन का असली कागज था। अब वो घर मेरा हो गया है और अब तुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। चल जा यहाँ से। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो इस घर में नहीं रह सकती, अब इस घर से निकल जा। चची, आप ऐसा क्यों बोल रही है? चचा ने तो कहा था कि आप लोग मुझे बेटी बनाकर रखेंगे। मैं तो आप लोगों पर भरोसा करके आई थी, मुझे क्या पता था कि आप दोनों मेरे साथ ऐसा धोखा करेंगे। अरे बस बस, बहुत हो गया, अब निकल जा यहाँ से, और अगर ज्यादा बोलेगी ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चल निकल जा यहाँ से, हमारे घर से। तो सोच रही थी कि हम तुझे सर पर बिठाकर रखेंगे, तू तो बेवकूफ निकली। चल अब जा, भाग यहाँ से। दोनों मिलकर आमिना को घर से बाहर निकाल देते हैं और दरवाजा जोर से बंद कर देते हैं। ऐ अल्लाह, मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरे अपने ही मुझे धोखा दे गए। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो रोती हुई सड़क किनारे बैठ जाती है। ऐ अल्लाह, मुझे भूख लगी है, अगर कुछ ना मिला तो शायद मैं इसी रास्ते पर गिर जाऊंगी। वो एक छोटे से घर के पास जाती है और दरवाजा खटखटाती है। एक बूढ़ी अम्मा दरवाजा खोलती है। मुझे बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर आपके पास कुछ भी हो तो दे दीजिए। बेटी, मेरे पास तो कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक रोटी बची है, अगर तू चाहे तो वही ला देती हूँ। हाँ दादी, वो ही दे दीजिए। बूढ़ी अम्मा रोटी लाकर देती है। आमना उसे झटपट खा जाती है। फिर आमना वहाँ से उठकर एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है और अपने आप से बातें करने लगती है। रोने से कुछ नहीं होगा, अगर मुझे जीना है तो काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी।
अगले दिन वो सेठ के घर जाती है। सेठ जी, मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं हर काम कर लूंगी। जो आप कहें मैं हर काम कर लूंगी, जो आप कहेंगे वो ही करूंगी, बस मुझे काम की जरूरत है। अरे काम तो है, मेरे घर में रोज झाड़ू पोछा करना होगा और सफाई ठीक से करनी चाहिए। अगर तू कर सकती है तो कर। सेठ जी, मैं जरूर करूंगी और पूरी मेहनत से करूंगी, बस मुझे एक मौका दीजिए। आमना काम करने लगती है और कुछ दिन में मिले पैसों से लकड़ियों के सहारे एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है और वहीं रहने लगती है। अब यही मेरी दुनिया है, मैं यहाँ से फिर से शुरुआत करूंगी। उधर अकबर अपने खेतों में फिर से मेहनत करता है। अरे फहमीदा, देखना इस बार हमारी फसल जरूर लहलहाएगी। अब अल्लाह ने चाहा तो हम फिर से अमीर हो जाएंगे और सेठ का सारा कर्ज चुका देंगे। हाँ जी, अब की बार तो खेत अच्छे लग रहे हैं, अल्लाह करे ये मेहनत रंग लाए। एक रात खेतों में जंगली जानवर घुस जाते हैं और सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। सुबह अकबर खेत में पहुंचता है और सब देखकर हैरान रह जाता है। ए अल्लाह, ये क्या हो गया? अरे मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, सब कुछ खा गए जानवर। अब मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, सेठ को पैसे कैसे दूंगा? अब तो वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। अकबर घर लौटकर जमीन पर बैठ जाता है और सर पकड़कर रोने लगता है। तभी फहमीदा आहिस्ता से उसके पास आती है। बस कीजिए जी, अब बस करें, ये आंसू अब कुछ नहीं बदल सकते। जो बोया है वही काटा है। हमने उस मासूम आमना के साथ जो किया उसका फल तो मिलना ही था। हम दोनों ने जो उसे बेघर किया, जमीन छीनी, उसका दिल तोड़ दिया, ये सब उसी की सजा है। सजा तो मिल गई फहमीदा, अब तो ऐसा लगता है कि हम माफी के लायक भी नहीं रहे। अब अगर उसके सामने भी जाएंगे तो वो हमें माफ करे या ना करे, पर उसका टूटा हुआ दिल हमें जरूर बद्दुआ देगा और वो बद्दुआ हमारे पूरे जीवन को जला देगी। लेकिन जी, एक बार तो कोशिश करनी चाहिए, शायद उसका दिल बड़ा हो। उधर जब आमना को अपने चचा के हालात का पता चलता है तो वो चुपचाप अपने चचा चची के यहाँ लौट आती है और अकबर के घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। तो यहाँ कैसे आई आमना? इतना सब कुछ सहने के बाद भी तू हमें देखने क्यों आई? क्या अब भी तुझ में हमारे लिए कोई जगह बची है? खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। आप लोगों ने जो किया वो गलत था, पर उसकी सजा आपको मिल चुकी है और उसके बाद सजा देने वाली मैं कौन होती हूँ? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि अब आप लोग अपनी गलती माने और आगे किसी के साथ ऐसा ना करें। बेटी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। तेरे साथ हमने जो कुछ भी किया उसके लिए हम दोनों खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हम तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और चाहते हैं कि तू हमें फिर से अपना समझ ले। बेटी, आज से तेरी सारी जमीन तुझे लौटा दी जाती है। हमने जो छीना वो तेरा हक था और अब वो हक तुझे पूरा मिलना चाहिए। तू मेहनत कर, अपनी पहचान बना और हमें माफ कर दे बेटा, हमें माफ कर दे। चचा, मैं कोई दौलत नहीं चाहती, बस आप लोगों का बदल जाना ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। आपने मुझे जो दर्द दिया वो अब मैं पीछे छोड़ देना चाहती हूँ और अब आगे बढ़कर मेहनत से जीना चाहती हूँ। वक्त बीतता है। आमना अपनी मेहनत से फसल उगाती है और अच्छी पैदावार होती है।